हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम श्रवण यादव। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं शस्त्र लाइसेंस से संबंधित। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और कई लोगों ने उसके उत्तर पूछे हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये आवश्यक है कि मैं आपको इन प्रश्नों के जवाब दूँ। तो आइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मैं कानून से संबंधित वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं और मेरा मानना है कि आपको उस कानून के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए जिस देश में आप रह रहे हैं। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं जयप्रकाश कुशवाहा जी का है। डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं। जयप्रकाश कुशवाहा जी ने पूछा है कि सर फाइल को कैसे चेक करें कि कहां पहुंच गई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आपने सारी वीडियोस नहीं देखी ध्यान से, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को पूछने की आवश्यकता पड़ रही है। मैंने बताया है कि कोई भी प्रपत्र जो शस्त्र लाइसेंस से संबंधित है वो यूं ही नहीं कहीं जाता है या यूं ही नहीं कहीं भेजा जाता है, वो डाक के माध्यम से कहीं ना कहीं जाता है। तो जब आपने उसको जमा कर दिया है डीएम कार्यालय में, तो आप वहां से डीएम कार्यालय से पता करिए, क्योंकि वो डाक रजिस्टर पर चढ़कर गया होगा, किस डेट में गया है और किस जगह गया है, दोनों की जानकारी होगी। किस व्यक्ति ने उसे रिसीव किया है, कौन है वह व्यक्ति जो उसे लेकर वहां पर गया है, इस बारे में जानकारी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी उस रजिस्टर को देकर। तो जहां तक भी आप अपनी फाइल को जानते हैं, जहां तक आपने देखा है कि आपकी फाइल यहां पहुंच गई है, वहां के डाक रजिस्टर से जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपकी फाइल रिपोर्ट लगने के बाद कहां गई है। इस प्रकार आप स्वयं जाकर अपनी फाइल को चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल कहां तक पहुंची है। जिस भी विभाग में पहुंची होगी उस विभाग के कर्मचारी द्वारा यह आपको बताया जाएगा कि आपकी फाइल किस डेट में उस कार्यालय में आई थी और रिपोर्ट लगकर किस डेट में उस कार्यालय से किस कार्यालय गई है और कौन से व्यक्ति द्वारा उसे ले जाया गया है। दूसरा सवाल हम लेते हैं। ये दूसरा सवाल भी जयप्रकाश कुशवाहा जी का ही है और इन्होंने पूछा है ऑल इंडिया का लाइसेंस कैसे करें सर। तो मैं आपको बता दूं कि पहले लाइसेंस जारी होता है लोकल प्रदेशों के लिए, फिर उसके बाद ज्यों-ज्यों आपके कार्य बढ़ते हैं, आप इधर उधर जाते हैं, उसी तरह से सीमा विस्तार होता है और फिर रिपोर्ट लगाने के बाद पुनः याचना करने के बाद आपके लाइसेंस को इस स्तर पर लाया जाता है कि आप किन किन प्रदेशों में जाते हैं। तो 2, 3, 4 प्रदेश में अगर आपका भ्रमण होता रहता है काम के सिलसिले में, तो निश्चित रूप से 2, 3, 4 जो भी प्रदेशों का आप विवरण देंगे उसमें सीमा विस्तार हो जाएगा और उस प्रदेशों में लेकर जा सकेंगे। अगर ऑल इंडिया आपका काम है तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया लाइसेंस आपको जारी हो जाएगा, पर पहले क्षेत्रवार लाइसेंस जारी होता है, प्रदेशवार जारी होता है कि किस प्रदेश से जारी हुआ है उस प्रदेश में ही आप उसे यूज कर सकते हैं। पर आपको वाजिब कारण बताना होता है कि किस कारण से आपको दूसरे प्रदेश में जाने की आवश्यकता पड़ती है और वहां किस प्रकार से आपको असलहे की आवश्यकता पड़ती है अपनी सुरक्षा के लिए। अगर आप बता पाते हैं तो आपके लाइसेंस का विस्तार हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है नीरज सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है, अलीगढ़ से हैं नीरज सिंह जी। इन्होंने पूछा है कि सर यूपी में आर्म लाइसेंस कब तक खुल जाएंगे। मैंने आपको बताया कि चुनाव को लेकर धारा 144 लगी थी, आदर्श आचार संहिता काम कर रही थी, इन सब के बीच शस्त्र लाइसेंस का काम नहीं हो रहा था। पुलिस प्रशासन और प्रशासकीय विभाग जो है इन कामों को लेकर, चुनाव के कामों को लेकर व्यस्त था, तो शस्त्र लाइसेंस के काम थोड़े ढीले अवश्य पड़ गए थे, पर शस्त्र लाइसेंस के काम स्लो मोशन में चल रहे थे। तो अभी भी शस्त्र लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इस समय भी आप शस्त्र लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं नीरज सिंह जी। अगला क्वेश्चन है दीपक जी का और आप सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले पर देख रहे हैं। दीपक ने पूछा है कि सर मेरी फाइल अभी पुलिस स्टेशन से डीसीआरबी गई है, अभी लाइसेंस बनने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर आपकी थाने पर रिपोर्ट लगकर डीसीआरबी गई है तो डीसीआरबी से एसपी के यहाँ जाएगी और एसपी के यहाँ से डीएम साहब के यहाँ जाकर
आपकी फाइल प्रक्रिया को पूरी कर लेगी और आपको शस्त्र लाइसेंस जारी हो जाएगा। इसमें आप फाइल के पीछे पैरवी करते रहिए, देखते रहिए और रिपोर्ट लगवाते रहिए और फाइल को प्रयास करिए कि जल्दी से जल्दी फाइल वहां पहुंचे। अपने आप से रिपोर्ट लगाने में थोड़ी समस्याएं होती हैं और भी वर्क रहता है, तो एक किनारे फाइल को रखकर कर्मचारी भूल जाते हैं। तो यदि आप जाकर कार्यालय में कह देंगे कि सर मेरी फाइल इतने दिनों से पड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से आपका काम जल्दी कर दिया जाएगा। इसी क्रम में श्याम सिंह सिसोदिया जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सर मैं मेरी शस्त्र लाइसेंस की फाइल कलेक्ट्रेट में जमा कर दिया, 2 महीने से ऊपर हो गया, फिर भी अभी तक थाने फाइल नहीं पहुंची। थाने फाइल कितने दिन में पहुंचती है? देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, मैं अभी भी बता दे रहा हूं, कहीं पर फाइल पहुंचने की कोई ड्यू डिसाइड नहीं है कि इतने दिन में ये फाइल यहाँ पहुंच जाएगी। जब जिस कार्यालय में वो फाइल गई है उस प्रक्रिया को पूरी कर लेती है फाइल, तो निश्चित रूप से वो आगे चली जाती है, फाइल अपने आप ही चली जाती है। जब यहाँ से रिपोर्ट लग जाती है उस कार्यालय से जहाँ जिस कार्यालय में वो गई है रिपोर्ट लगने के लिए, उसके बाद उस फाइल को वह कार्यालय के लोग रखते नहीं हैं और उसे दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप पता कर लीजिए कि आपकी फाइल डीएम साहब के यहाँ से गई भी है या उस फाइल में किसी प्रकार की कोई गलती है जिस कारण वो फाइल अभी डीएम साहब के यहाँ से ट्रांसफर होकर थाने नहीं जा पा रही है। तो इसके लिए आपको स्वयं जाना होगा और स्वयं अपनी पत्रावली के बारे में, अपनी फाइल के बारे में आपको पता करना होगा। सुब्रा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर अभी तक आपने यूआईएन नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, यूएनआई नंबर के लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद सेम प्रक्रिया है यूएनआई नंबर जारी करवाने की। बस आपने अभी तक नहीं कराया है तो आपको एक निश्चित सॉलिड कारण बताना होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन अभी भी हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर सिंह ऑफिशियल करके हैं और इन्होंने पूछा है सर जिसके नाम लाइसेंस था वो ख़त्म हो गए हैं, उनकी गन क्या करें? तो अगर कोई व्यक्ति है आपके रिश्तेदार में, जानने वालों में, मित्र में, और उसके नाम लाइसेंस है और उसकी डेथ हो गई है, तो निश्चित रूप से आप लाइसेंस को और पिस्टल को जमा करवा सकते हैं। आप इसके लिए किसी दुकान में जहां असलहा मिलता है, जहां से असलहा खरीदा गया है, ऐसी दुकानें होती हैं शहर में, तो जहां से गोलियां वगैरह भी खरीदी जाती हैं, तो शस्त्र कोई भी गन हाउस हो वहां पर आप इस बंदूक को जमा करवा सकते हैं, या नज़दीकी थाने में जो आपके स्थानीय थाना है वहां पर बंदूक को जमा करके एक रसीद को प्राप्त कर सकते हैं। उस रसीद को आप तब तक रखे रहेंगे जब तक लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जारी नहीं हो जाता है। लाइसेंस दूसरे व्यक्ति के नाम जारी कैसे होगा, ये मैंने वीडियो बनाकर बताया है कि वरासत और विरासत में लाइसेंस को कैसे अपने नाम कराया जा सकता है। उसके लिए हमारी वीडियो देखिए। अगर और भी कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं उसके जवाब अवश्य दूंगा। तो इस प्रकार जो है आप बंदूक को, वो बंदूक जो व्यक्ति जिसके नाम था लाइसेंस, अगर वो नहीं रहा तो वो इनवैलिड हो गई है और उसको निश्चित रूप से रखना हानिकारक है और कानून के खिलाफ भी है। तो उस बंदूक को आप किसी गन हाउस या फिर थाने में जमा करवा के रसीद प्राप्त कर लीजिए। शक्तिराम मास्टर जी हैं और इन्होंने पूछा है कि मेरे शस्त्र की फाइल की सारी प्रक्रिया पूरी होकर डीएम साहब के पास चली गई है, अभी तक मुझे लाइसेंस नहीं मिला। इस प्रकार के लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं आपको बता दूं और आप सभी को बता दूं शक्तिराम मास्टर जी के माध्यम से कि जो भी शस्त्र लाइसेंस की फाइलें हैं जो अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरी करके डीएम साहब के पास गई हैं, या तो डीएम साहब उसे एक्सेप्ट कर लिए होंगे या फिर उसे रिजेक्ट कर दिए होंगे। आप डीएम कार्यालय में जाकर इस बात को पता कर सकते हैं। डीएम कार्यालय में जो असलहा विभाग है, लाइसेंस विभाग है, वहां से जाकर आप लाइसेंस बाबू से इस बारे में पता कर सकते हैं कि आपके जो फाइल प्रक्रिया को पूरी करके आई थी उसका क्या हुआ। यदि उसमें आपको लग रहा है देरी हो रही है तो व्यक्तिगत रूप से या फिर आप जो है जनता दरबार के माध्यम से डीएम साहब से मिलिए और उनसे बताइए, अपना
नंबर बताइए और बताइए कि सर ये फाइल मेरी है शस्त्र लाइसेंस की, जो मैंने अप्लाई किया था, जो सारी प्रक्रियाएं पूरी करके आपके कार्यालय में है, तो कृपया करके मेरे इस फाइल का निस्तारण जल्द से जल्द कर दीजिए। इस आशा में मैं आया हूं। तो निश्चित रूप से डीएम साहब जल्द से जल्द आपकी फाइल का निस्तारण कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वह इनका काम है और इसीलिए वो जनता दरबार में आते हैं कि जनता को सुनी जा सके, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। तो अगर आप उन्हें लगेगा कि वैलिड है, आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, तो वो जारी कर देंगे। अन्यथा अगर वो डिसमिस करेंगे तो कारण लिखेंगे कि किस कारण से आपकी फाइल डिसमिस की जा रही है। इस प्रकार आप अपने असलहे के फाइल की पैरवी कर सकते हैं। प्रेमपाल सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है कि मुझे बंदूक बनाना है तो कैसे हो गया। प्रेमपाल सिंह जी और इसी के साथ एक हैं पायलट बारू सराव करके हैं, इन्होंने भी पूछा है। इन दोनों लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि मैं इनके क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहा हूं। तो आप दोनों लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप जो है जो भी क्वेश्चन पूछें मुझसे, वो या तो हिंदी में कमेंट करें या फिर इंग्लिश में कमेंट करें। मैं अपने वीडियोस के सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और जो भी लाइक करने लायक होता है मैं उसे लाइक करता हूं, फिर मैं रिकमेंड भी करता हूं। मुझे लगता है कि 2 शब्दों में अगर जवाब दे देना उचित है तो मैं रिकमेंड करके जवाब दे देता हूं उन प्रश्नों के। लेकिन ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें मैं बता रहा हूं, ये कई बार रिपीट किए गए हैं और कई बार पूछा गया। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया नहीं है, लेकिन अदर वीडियो में, अलग अलग वीडियो में मैंने इस बातों को बताया है। सारी वीडियो ना देख पाने के कारण ये समस्या क्रिएट हो रही है कि आप इस क्वेश्चन को बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। अगर देख लें, सारी समस्याओं से संबंधित लगभग मैंने वीडियो शस्त्र लाइसेंस की बना दी है, फिर भी इतने कमेंट्स आ जाने के बाद मुझे आज आवश्यकता पड़ी है कि मैं दोबारा इस सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं एक वीडियो में लाकर दूं। तो मैं इस वीडियो में ये करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप, मेरा विशेष अनुरोध है कि कमेंट आप हिंदी या इंग्लिश में करें। 2 भाषाओं का ज्ञान है मुझे और मैं इन्हीं 2 भाषाओं में ही कमेंट को पढ़ पाता हूं या उत्तर दे पाता हूं। तो प्रेमपाल जी और बारू सराव जी, आप दोनों लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो है कमेंट हिंदी या अंग्रेजी में ही करें। फिर से आप कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, जैसे कि हर व्यक्ति के कमेंट का जवाब मैं देता हूं। हिंदी न्यूज़ करके हैं और इन्होंने पूछा है क्या बाबा की बंदूक नाती को ट्रांसफ़र हो सकती है। तो बिल्कुल, बाबा की बंदूक नाती को बिल्कुल ट्रांसफ़र हो सकती है। और क्या ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, ये जानने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी, जिसमें मैंने बताया है कि विरासत में लाइसेंस को कैसे प्राप्त करें, बाबा के जीवित रहते हुए किस प्रकार से नाती को बंदूक मिल सकती है, या बाबा की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार से नाती को बंदूक मिल सकती है। ये दोनों 2 वीडियो हैं। और विरासत में बंदूक कैसे प्राप्त की जा सकती है और वरासत में कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये 2 वीडियो हैं जो ये बताते हैं कि दूसरी के बंदूक को, जो लाइसेंस दूसरे व्यक्ति के नाम है, उस लाइसेंस को आप कैसे अपने नाम ले सकते हैं। तो ये रहे महत्वपूर्ण वे सवाल जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इसे, अगर आपको लगता है कि यह और किसी व्यक्ति के काम लायक है यह वीडियो। इसके अलावा कानून से संबंधित ढेर सारी वीडियो मेरे इस चैनल पर है। आप चाहें तो कानून के बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, पुलिस रेगुलेशन एक्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करता है या कोई भी कानूनी अड़चन आपको आती है किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट करिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा, जैसा कि मैं देता रहता हूं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।